चरण, आपने लिखा है रीजन? चाइना के एसईजेड क्यों वर्क किए और इंडिया के नहीं वर्क कर रहे हैं उस कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली? आपने लिखा, और किसने लिखा? क्या हुआ? उसको तुम लोग रिप्लेस कर दिए वहां से। कहाँ गए तुम्हारे पार्टनर आज? यहाँ है। बताओ और कौन? चरण लिखा था, प्रीति लिखी थी, आप लिखे थे। आपका नाम फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, नमस्ते। लॉन्सरी? हटा दो नाम से। अच्छा, लॉन्शी। अच्छा, ये यूनिक नेम है एक्चुअली में, इसीलिए सुनने में वो नहीं है। नानशी, ओके। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, नहीं पता। आपने लिखा है पूजा, एसईजेड वाला आंसर लिखा? अच्छा, चरण कुछ पूछा मैंने, लिखा? बताओ चाइना के एसईजेड क्यों परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, इंडिया के उतने कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं लिख पाए? पढ़े थे कि नहीं? प्रीति आप बताओ। चाइना ने एसईजेड के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का और शहरीकरण पर ध्यान दिया, ये मार्केट क्रिएट करने पे और सप्लाई चेन क्रिएट करने पे। यस, और भारत का जो एसईजेड था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान दिया, अपना उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, गुड, अच्छे पॉइंट। और चाइना में 6 एसईजेड हैं। हाँ, चाइना का एक एसईजेड शेजांग एसईजेड जो है वो $280 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। यस, और यही इंडिया में 519 एसईजेड हैं। यस। ये सारे मिलकर $72 बिलियन का एक्सपोर्ट। समझ में आया मैंने क्यों कंपैरिजन के लिए कहा? किसने किसने पढ़ा था? ऑनेस्टली, ईमानदारी से, तुमने पढ़ा था? आपने पढ़ा? आपने भी पढ़ा, वेरी गुड। और आप दोनों भाई? या WTO परसों का क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। ये तो लापरवाही है ना, कंटिन्यूअसली आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन होती है तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी, क्वेश्चन देने में भी। और कंटिन्यूअसली आप कर रहे हैं, आज किए, कल किए, परसों किए, नरसों किए, फिर ये तो हैबिट है। हाँ बेटा बताओ। चाइना में तानाशाही सरकार है, वहाँ जबरदस्ती जमीन लेकर। हाँ, कम्युनिस्ट एक्चुअली में सरकार का वो डेमोक्रेसी कम है, तानाशाही ना लिख के लिखो, वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है। ठीक है। सर, चाइना में स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर एसईजेड स्थापित किए हैं, मतलब तटों के पास। हाँ, जहाँ पे तटों के पास में, एक्सपोर्ट पास में रहेगा तो एक्सपोर्ट आसान हो जाता है, जिससे हमें रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पे खर्चे कम आते हैं। आगे चाइना की जो रॉ मटेरियल प्लानिंग है वो काफी बेहतर थी, मतलब ताकि उन्हें एक ही शहर में उन्होंने जिस चीज की जरूरत थी उत्पादन के लिए वो एक ही शहर में लगा दी, ताकि हाँ, गुड। ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बचे और टाइम एक टाइप की जो इंडस्ट्रियां हैं वो एक ही जगह अगर वो बना दिया, मतलब क्लस्टर बना दिया, कि जिससे इसके जो छोटे छोटे सामान चाहिए, पार्ट चाहिए, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाई तो वहां अगल बगल उसकी रिलेटेड जो छोटे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं उसी के अगल बगल लग गए, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन खर्चे बच गए। एजुकेशन पॉलिसी काफी अच्छी है। हाँ, 12th पास होते ही बच्चे का इंटरेस्ट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया। मतलब
वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग वही स्किल डेवलपमेंट। गुड, बहुत अच्छे पॉइंट है बेटा। कहाँ से पढ़ा? अच्छा, वेरी गुड। इस तरह से आप पढ़ो तो काफी अच्छा रिलेशन है। गुड, बैठ जाओ बेटा। इन्होंने काफी रिसर्च किया है और अच्छे पॉइंट रेज किए हैं जो आप लोगों को भी सुनने में अच्छे लग रहे होंगे। हाँ, ये जेन्युइन पॉइंट है और विद फैक्ट। अगर ये कोई बात कह भी रही हैं तो अपने वो फैक्ट भी दे रही हैं। उन्होंने बताया वहां 6 SEZ हैं लेकिन इतने बिलियन डॉलर का व्यापार वहां हो रहा, हमारे यहाँ 526 से कुछ ऑपरेशनल है, तब भी बहुत कम संख्या में व्यापार हो पा रहा। उसके रीजन भी बताए गए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये सब बातें कल हमने काफी कुछ चीजें बोली ही थी आप लोगों को, बट आप लोगों ने वर्क करना घर जाके थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आधे घंटे टाइम देना उचित नहीं समझा। जावेद, देखिए किसी एक दिन कोई इमरजेंसी हो, किसी के तो एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेबल होते हैं, बट जब आप डे टू डे एक्सक्यूजेस करते हैं तो इसमें हमारा लॉस नहीं है, आपकी अपनी हैबिट क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना लॉस कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा काम पसंद है, आप काम करके लाते हैं हम अप्रिसिएट करेंगे, आप काम करके नहीं लाएंगे आप हमसे अप्रिसिएशन की उम्मीद मत करिए। क्लास चल रही है, हंसी मजाक नहीं चलता हमेशा, इसलिए डिसिप्लिन भी रखना, खुद से डिसिप्लिन रखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं, स्कूल की क्लासेस नहीं है कि आप बहाना मार देंगे चल जाएगा। मैं डे टू डे बेसिस पे आपको कहता हूं अपने ऊपर फोकस करिए, वर्क करिए। 5-10 मिनट इसलिए नहीं बोलता कि आप लोग लापरवाही कर जाइए, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, वर्क करना पड़ता है उस पर। NIMZ आप पे आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। SEZ भी लगभग वो 2005 में एक्ट आया था। अब NIMZ जो आ रहा है इसकी पॉलिसी आई 2011 में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। दो 2011 ये सरकार ले आती है, कब? 2011 में। इसका मेन पर्पस था कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन GDP में बढ़ाया जाए, जो अभी तक सिर्फ 17-18% है, या अभी कुछ बढ़ गया 19% हो गया है। इसको ये टारगेट था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का GDP में रोल अराउंड 25% हो जाना चाहिए। उस पर्पज से ये पॉलिसी लाई गई, ठीक है। अब इस पॉलिसी में 3 फैक्टर पे फोकस किया गया। एक तो स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो अनएम्प्लॉयबल यूथ है उसको एम्प्लॉयबल बनाना, मतलब जिनको रोजगार देने लायक नहीं है, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, उनको स्किल्स देने लायक बनाना। इसके लिए कई स्कीमें चलाई गई। इस समय आप लोग सुनते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, उच्चतर हायर एजुकेशन, इम्प्रिंट स्कीम, अटल इनोवेशन मिशन, इस तरह की स्कीमें चलाई गई हैं। उसके बाद एक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होगा, हम एक गवर्नमेंट क्या करेगी, हम एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे। फैसिलिटेटर मतलब सुविधा देने वाले। सुविधा ऐसे देंगे
जो भी उस कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस करने के लिए, वो हम आसानी से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, एक ही विंडो पे एक जगह जाके उसके जितने फॉर्मेलिटीज, जितने रजिस्ट्रेशन है, वो सारे एक जगह से कंप्लीट हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, ये सब सुविधाएं देंगे जिससे इनको बिजनेस करना आसान हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, बिजनेस करना आसान बनाएंगे हम। बिजनेस करना आसान बनाने में क्या होगा, मार्केट की एक्सेस देना, पावर अवेलेबल कराना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद पोर्ट सिस्टम, सुरक्षा, ये सब किस में आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना। बिजनेस आसान करना कैसे होगा, इसके कुछ फैक्टर्स होंगे ना, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए रीजन में, पावर अवेलेबल होनी चाहिए, बिजली, रोड अवेलेबल होना चाहिए, रेल साधन अवेलेबल होने चाहिए ट्रांसपोर्ट के, पोर्ट से एक्सेस होना चाहिए, मार्केट की एक्सेस होनी चाहिए, ये सब चीजें। और सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब टाइम पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाए, जो भी इनके रजिस्ट्रेशन है लेबर लॉ के वो हो जाए, इंस्पेक्टर राज, कोटा राज को खत्म किया जाए, लिबरलाइजेशन ये चल रहा है 1991 से ही, ये सब किस में आ गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो जो नेशनल इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय निवेश एंड विनिर्माण पॉलिसी, NIMZ अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, जेड अभी हटाओ, अभी पॉलिसी, इसी के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। इसके स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा ना, अगर हम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बता रहे हैं तो पहले ये आया कहां से, ये पॉलिसी आई, उस पॉलिसी के अंदर ये आया, ठीक है। अगला तीसरा टॉपिक क्या होगा इसमें, मार्केट अवेलेबल कराना, इन्वेस्टमेंट, FDI, एक्सपोर्ट प्रमोट करना। FDI आएगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा, और इनको जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं उनको लोन अवेलेबल कराना, आसानी से लोन अवेलेबल होगा तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना। दूसरी चीज है ग्रीन क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना साथ में। ये तीन पार्ट हैं, एक पार्ट तो हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो जो आ रही चीजें वो हो गया, तीसरा हो गया स्किल डेवलपमेंट, यूथ को तैयार करना, हमें हमारे यहाँ स्किल्स और जॉब क्रिएशन होगा इससे। साथ में इससे क्या ट्राई किया गया, इन्वेस्टमेंट, पैसे, पैसे चाहिए ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मनी अवेलेबल कराना, ज्यादातर ग्रीन टेक्नोलॉजी पे फोकस करना जो कम पोल्यूशन फैलाती हो, इस तरह की टेक्नोलॉजियां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली टेक्नोलॉजियों पे फोकस करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इसका उद्देश्य हो गया, जैसे आपने लिखा कितना, 25% GDP का जाना, 100 मिलियन जॉब क्रिएट करना भी इसमें टारगेट था। इसका टारगेट 2022 तक 100 मिलियन जॉब भी क्रिएट हो, तो ये चीजें इसके अंदर थी। अब इसी में आगे आया, आगे चल के इन्होंने एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे आप SEZ पढ़ रहे थे वैसे ही एक एरिया है जहां NIMZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा, और उसमें वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहायक हो। लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण कंपनियों के लिए। ये NIMZ जोन अगर हो गया तो यहां से मार्केट को कनेक्टिविटी, रेल, रोड, पोर्ट, सबकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इनपुट यहां पे क्या क्या चाहिए, पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, और क्या चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए,
लॉ एंड ऑर्डर, अगला लैंड वगैरह तो चाहिए ही, और जो भी चीजें आपको इनपुट में दिख रही हैं वो सारी चीजें एक जगह इनको अवेलेबल चाहिए, साथ में ट्रांसपोर्ट होकर रॉ मटेरियल भी आ सके, और यहां सप्लाई चेन का भी विकास हो, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां डेवलप हो सके। जैसे अभी प्रीति ने बता रही थी कि SEZ जो उनका डेवलप हुआ, उनका क्या था, अगर यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा लगाया जा रहा है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो छोटे छोटे पार्ट चाहिए उसकी भी इंडस्ट्रियां वहीं अगल बगल ही बनी। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और इमीडिएटली, और कई इंडस्ट्रियां बनने से क्वालिटी बढ़ गई, लोगों को जॉब तो बढ़ी ही, एक सेक्टर डिफाइन कर दिया गया। जैसे आप किसी एक मार्केट में जाते हैं, जैसे यहाँ कपड़े की मार्केट है तो यहाँ सिर्फ कपड़े की मार्केट है, इधर गए गोल्ड की मार्केट है तो यहाँ सिर्फ गोल्ड की मार्केट है, इधर कहीं गए अगर शूज की मार्केट है तो सिर्फ शूज की मार्केट है एक तरफ से। तो हर तरह हर वैरायटी के चीजें एक जगह जाने पे आपको मिल गई। तो उससे क्या हुआ, आपका टाइम और खपत, आपके पास ज्यादा एक्सपोजर अवेलेबल हो गया ना चीजों के, किसी सामान के गुणवत्ता के। एक जगह पे कई ज्यादा मार्केट अगर अवेलेबल है तो कंपटीशन अच्छा रहेगा सबके, और रेट भी अच्छे रहेंगे, रेट नॉमिनल रहेंगे। तो इस तरह की चीजें इसमें भी करने की कोशिश की जाती है। रेल, रोड, पोर्ट से, पोर्ट पता है आपको, बंदरगाह, रेल आपको पता ही है, रोड से ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये लॉजिस्टिक सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए जिससे इनकी सप्लाई हो सके। अब इनके पास लोन के लिए भी सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ टैक्स में रिबेट भी सरकार देती है, जब आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। तो उस तरह की भी चीजें, कस्टम ड्यूटी में छूट, एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी दे दी, सब्सिडियां देती है ना सरकारें, तो सब्सिडी, इस तरह की चीजें सरकार यहाँ पे ल्योर करेगी लोगों को, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आया समझ में? किसी को कहीं कोई दिक्कत, हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आ गया ना? फिर से आप इसके पहले इनपुट पार्ट देखेंगे, एक जगह जो जो आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़रूरतें हैं वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए, और उसके बाद इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, उसको बेचने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट, अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है तो वो रास्ता कहाँ से आएगा। अगर मान लिया आपके यूपी में बन गया, बाहर एक्सपोर्ट करना है, या तो आपके पास कार्गो एयरपोर्ट हो, या रेल के थ्रू आपके पास पोर्ट तक पहुंच हो, ये होनी चाहिए ना। तो उसके लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए। अब इन सब के लिए आपके पास ह्यूमन पावर सप्लाई होना चाहिए, स्किल्ड, जो जॉब कर सके यहाँ पे, कौशल, और बिजली होनी चाहिए। आपके पास एक जगह विंडो क्लियरेंस, जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन वाली सारी चीजें चाहिए वो एक जगह अवेलेबल होना चाहिए, वहां रेड टेपिज्म नहीं आना चाहिए। उसके बाद लैंड और ये सब टाइमली आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, हर चीजों का जो हर्डल्स हैं। उसके बाद सरकार रिबेट दे, आपको कुछ चीजों में छूट दें, कुछ चीजों में सब्सिडी दें। आपको ज्यादातर सुविधाएं जब मिल जाएंगी तो आप अपनी कंपनी लगाते हैं, आपको बेनिफिट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। इसका मेन फोकस क्या है कि इसका जीडीपी का जो टर्नओवर है, अब ढेर सारी कंपनियां अगर लग गई तो सरकार का रेवेन्यू वैसे ही बढ़ जाएगा ना, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छा, सरकार को जॉब बहुत लोगों को मिलेगी। जब लोगों को जॉब मिलती है तो लोग इनकम टैक्स भी तो देते हैं, वो मिलता है सरकार को, वहां से भी फायदा है। सरकार को सर्विस टैक्स भी मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप के टैक्सेस सरकार को मिलते जाएंगे ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, तो सरकार का भी तो वैसे भी फायदा होगा। और सबसे अच्छा चीज होगा कि इनके यहाँ की ह्यूमन की गरीबी है, अशिक्षा है, ये सब दूर हो जाएगी। ये सब तो कॉमन पॉइंट है ही आपके, कहीं भी कोई चीज लगाने में ये चीजें आपकी कॉमन पॉइंट है ही। तो इसी तरह जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो आई, इंग्लिश में बोल रहा हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी समझ आ रहा है ना?
इसी तरह 2014 में मेक इन इंडिया स्कीम भी आई। मेक इन इंडिया स्कीम का क्या पर्पस था यहाँ पे? इसी को कह सकते हो, इसी को बढ़ावा देने के लिए, एसईजेड को भी बढ़ावा देने, एसईजेड का जो जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी अब दूर की गई। कई तरह की कमेटियां आई जो उसको दूर करने का प्रयास किया। आप लोगों ने कमेटियां पढ़ा होगा कुछ एसईजेड के लिए, पढ़ा ना? कुछ कमेटीज के रिकमेंडेशन 2019-20 में भी आए थे। एक दो कमेटियों के नाम लिखे हैं आप लोगों ने? तुम दोनों भी नहीं लिख के लाए हो? कमेटी नहीं। बाबा कल्याणी कमेटी, गुड। अब सोचो उसने कितने डायमेंशंस कवर किए हैं। और ये नोट्स बनाना था आपको, क्वेश्चन आंसर ही नहीं लिखना था सिर्फ, ये आपके परमानेंट नोट्स थे। और नोट्स कोई रिव्यू करने नहीं आता जिस तरह हम रिव्यू कर रहे हैं, ना हमारे ऊपर कोई कंपल्सन है कि हम आपके नोट्स रिव्यू करें। और आप लोग खुद से सोचिए, आप लोग किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर वो इंटरेस्ट लेता तो अच्छा लगता है ना पढ़ाना उसको। जब वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता तो आप पढ़ाना चाहते हैं आगे? छोटे बच्चे अभी घर में होंगे ना, सबके कुछ ना कुछ बच्चे होंगे जो बच्चे पढ़ते होंगे, कुछ भी पूछो बता देते होंगे, या कुछ काम कह दो तो वो कर देते होंगे। तो आपको क्या लगता है और चीजें उसके अंदर इनपुट डाला जाए, ये अच्छा काम करेगा। तो आप अपने आप को दूसरे की प्लेस पे रख के भी देखिए जब आपसे कहा जा रहा है। अब मेक इन इंडिया स्कीम आई 2014 में, सरकार ने क्या ट्राई किया? सरकार मेक इन इंडिया को ब्रांड बनाने की कोशिश की इंडिया की। सरकार ने उसकी बहुत ब्रांडिंग की, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों किया? क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंडेंस इकोनॉमी जो है, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा, आयात सब सामान ज्यादा होता है हमारा, तो हमारी आयात होने वाली इकोनॉमी से हमारा क्या हो जाए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाए, हम ज्यादा सामान यहां से निर्यात करने लगे। और इससे क्या होगा, जब हमारे यहाँ ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां लगने लगेंगी तो हमारे यहाँ ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी। और जब ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी, जो हमारे यूथ हैं, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश किसको कहा जाता है? जनसांख्यिकी लाभांश किसको कहते हैं? यस, गुड। क्या है? गुड। 15 से 59 साल के बीच जो कार्यशील जनसंख्या है, ये हमारे यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इनकी अभी, इसीलिए इसको जनसांख्यिकी लाभांश कहा जा रहा है। और इसको हमें यूटिलाइज करना है। ऐसा भी कहा जाता है अगर इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो ये डिजास्टर हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए डिविडेंड की जगह। ये इस पे फोकस बहुत ज्यादा रहता है यूथ के ऊपर कि इनको स्किल्स किया जाए, इनको जॉब दिलवाई जाए। तो इस तरह की जो स्कीमें आई आपकी, स्टैंडअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2000 साल में आई दो। एक स्टैंडअप इंडिया स्कीम आई, वो वीकर सेक्शन के लिए, मतलब SC ST एंड वुमेन को रिबेट दिया गया स्टैंडअप इंडिया स्कीम में। आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा छूट दी जा रही है, जिससे आप इंपावर हो। यहां भी वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया, वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया ना इन सब स्कीमों। और स्टार्टअप इंडिया मुद्रा योजना उसके लिए चलाई गई, जिससे आपको आसानी से लोन मिल सके, फाइनेंशियल चीजें आपको आसानी से मिल सके। 10 लाख तक का लोन विदाउट इंटरेस्ट मिलता है। अब आप लोग कहेंगे कई बैंकों में ऐसी दिक्कतें आती हैं कि लोन टाइम पे नहीं मिलता, प्रैक्टिकलिटी। लेकिन उस प्रैक्टिकलिटी में क्या इश्यूज होते हैं वो भी हमने बताए थे। हाँ, करप्शन इश्यूज रहते हैं। कोई भी स्कीम आती है, उसके इम्प्लीमेंट होने में आपको भी पता है कई हर्डल्स लेयर होते हैं, तो कई जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डाउट। बट इसका ये मतलब नहीं कि स्कीमें चलाई ही ना जाए।
कुछ ना कुछ परसेंट को तो फायदा होता है, और वो हर्डल्स भी दूर होते हैं। हर जगह आपको अपने काम करने के तरीके होते हैं, काम करवाने पड़ते हैं और आप अपने फायदे लेने पड़ते हैं। कुछ ना कुछ हर्डल्स आप, जैसे यहाँ क्लास में ही इतने लोगों से कहा गया काम करने को, आप काम करके नहीं लाए। सरकार ने ऐसे ही अपने सारे एम्प्लॉइयों को बोला भाई नीचे तक स्कीम जानी चाहिए, क्योंकि उनकी भी फिक्स सैलरी मिल रही है ना, उनको उसका डर नहीं है, और काम है साथ में, कह देंगे सर ये काम कर रहे थे। होगा ना, यही जाते हो ना सब लोग सरकारी ऑफिसेज में, वो कह देते हैं बहुत बिजी हैं और भी काम है हमारे पास। रीजन तो उनके पास भी है जेन्युइन। तो ये चीजें मेक इन इंडिया स्कीम हो गई, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, रर्बन मिशन हो गया, मुद्रा योजना हो गई। ये सब क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे ना ये सब। आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योर जिनको कहा जाता, उद्यमी, उद्यमी नहीं कहते कुछ लोग और कुछ कहते हैं उनको, इंडस्ट्रियलिस्ट को उद्यमी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब आप लोग समझते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करे, जोखिम भरा बिजनेस अपना स्टार्ट करे रिस्क लेके, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं ना। नई नाम सुने हैं? एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा हो गया जैसे हम अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो हम पैसा इकट्ठा करके अपना कोई बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमको क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योर। और जो हम काम करेंगे उसको क्या कहा जाएगा? जो हमारा एटीट्यूड होगा उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाएगा। समझ आया? इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हिंदी एग्जैक्ट इसका टर्म क्या है वो गूगल कर लो, कोई एक बार देख लो। ENTER है। उद्यमी सिर्फ नहीं होना चाहिए यार, उद्यमी ही लिखा रहता है, उद्यमिता और उद्यमी, तब ठीक है भाई, ये समझ लो। उद्यमी मतलब तो समझ में आता है सबको हिंदी में, ये भी नहीं आता। जो उद्यम करे, काम करे, जो अपना रोजगार खुद क्रिएट करे ना, उसको उद्यमी कहा जाता है। कोई भी टर्म चाहे इंग्लिश या हिंदी में आए तो उसकी डेफिनेशन जाननी होती है, कोई इसमें बुराई नहीं है। हाँ नहीं पता तो नहीं पता, इसका मतलब नहीं कि हिंदी में हमने टर्म बोल दिया तो आपको पता ही होगा, ये हमें पता नहीं पता होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप दोनों टर्म जानते रहिए तो आपको आसान हो जाएगा। तो मेक इन इंडिया स्कीम को क्या चीजें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें भी किया जाएगा, कौशल बढ़ाया जाएगा। आपके यहाँ कोई क्यों इन्वेस्ट करने आए, आपको FDI एक्चुअली में आसान करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आसान करना पड़ेगा, और सेक्टर्स आपके अपने ओपन करने पड़ेंगे। दूसरे जो भाग हैं इकोनॉमी के, कई सेक्टर्स हैं ना इकोनॉमी में, सारे सेक्टर्स को, कई सेक्टर्स को ओपन करना पड़ेगा, लोग वहां पे आएंगे इन्वेस्ट करने। तो इस तरह NIMZ और मेक इन इंडिया पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। आप अगला जो लिखेंगे आप, मेक इन इंडिया के सक्सेस और अनसक्सेस होने का रीजन, क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पे और क्यों बहुत ज्यादा वो सक्सेस नहीं। और पहले आप फायदे लिखेंगे। पहले तो आप लिखते क्या है, मेक इन इंडिया है क्या, कब लॉन्च की गई, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये स्कीम है। उसके बाद मेक इन इंडिया से अभी तक क्या क्या फायदा हुआ और सरकार ने क्या क्या किया। उसके बाद मेक इन इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं और उसको सरकार कैसे दूर करने का प्रयास कर रही है, और आपका क्या सजेशन है। और ये सब इतने पॉइंट कवर करने में 3-4 पेज आपके कवर हो जाएंगे, आपके पास एक नोट्स अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और सेम चीज स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया पे भी देखिएगा। ये स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, और योजनाएं आपको पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये मेंस में मेंस और एससे कई बार UPPCS में, UPSC तो डायरेक्ट योजनाओं पे क्वेश्चन पूछा ही था अभी, कि सारी एक्चुअली में जो सामाजिक विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं उनका क्या
महत्व और क्या ये सब पूछा था ना, अपनी राय दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जोन की योजनाएं, आपको उसके प्रॉज कॉन्स आपको अगर एग्जामिन करने को आए कि कोई स्कीम चल रही है, उस स्कीम का क्या फायदा नुकसान हो रहा है, तो आपके पास डाटा होने चाहिए पहले, कितना परफॉर्म की है वो स्कीम, अब कहाँ दिक्कत हो रही है जो नहीं परफॉर्म कर पा रही है ये इससे ज्यादा, और उसका फायदा इकोनॉमी में हमारा कितना हुआ है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अब ये सब डाटा एक जगह तो मिलेंगे नहीं आपको, कुछ चीजें बुक्स में मिल सकती हैं और कुछ चीजें आपको गूगल बाबा बताते हैं ना सारी बात। अब आप इतना इंटरनेट यूज करते यूज टू हो जाइए। कभी भी पार्लियामेंट के रिलेटेड कोई बिल उल के लिए पीआरएस साइट है एक, वो फॉलो किया करिए। पीआरएस इंडिया, पीआरएस, पीआरएस, पीआरएस साइट, पीआरएस गूगल सर्च कर दीजिए, वो आ जाएगा पार्लियामेंट वाला। और पीआईबी इंडिया, गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां, पीआईबी इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, उसे फॉलो किया करिए। पीआईबी इंडिया और पीआरएस साइट, इन दोनों पे, पीआरएस पे आपको जितने भी लेजिस्लेटिव बिल वगैरह आते हैं वो सामने आ जाते हैं। अभी कल जो बिल पेश हुआ उस बिल का नाम क्या है, वुमेन पे क्या नाम रखा गया है? कोई स्पेशल नाम रखा गया ना उसका। पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्या कहा जाएगा अब? पेपर कभी पढ़ते नहीं हो तुम लोग, न्यूज फॉलो ही नहीं करते कोई। संविधान सदन कहा जाएगा उसको अब। और बिल का नाम तुम लोग बताओ। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है खोजने पे? नारी उत्थान करके कुछ बिल का नाम है। हैं? यस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लिखो, पॉइंट लिखो NIMZ में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तो आप लोग देख ही लिए, अब उसको नहीं लिखवा रहे। NIMZ में जो मेजर पॉइंट है वो तो आप लोग लिख लिए ना। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के, वो सब चीजें तो आप लोग नोट डाउन किए अभी। अब उसका लिख लो, NIMZ के फीचर्स। पहला किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करनी है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अगला, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाना। इंटीग्रेटेड, एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाना। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप मतलब एकीकृत इंडस्ट्रियल का क्या होगा, उद्योग। टाउनशिप मतलब शहरीकरण एक तरह से। टाउनशिप को हिंदी में भी टाउनशिप ज्यादातर लिखा रहता है? समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप
बनाना। NIMZ का एरिया मिनिमम एटलीस्ट 2500 हेक्टेयर होना ही चाहिए। NIMZ का एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2500 हेक्टेयर होना ही चाहिए, 2500 हेक्टेयर से कम नहीं हो सकता। इसका 1/3 जो होगा, जो ये 25, जैसे जितने में NIMZ जितने एरिया में बनेगा उसका 1/3 मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए ही अलॉटेड होगा। 2500 हेक्टेयर, 2500 हेक्टेयर। 2500 हेक्टेयर मिनिमम, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इसमें दूसरी जितना टोटल क्षेत्रफल होगा NIMZ का, उसका 1/3 जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही अलॉट करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री लाके लगा दिए ज्यादा रीजन में। अब कुछ तो लग जाएगा गवर्नमेंट की जो अदर फैसिलिटीज देने के लिए, कुछ रीजन हो सकता है सर्विस सेक्टर वगैरह जैसे बैंकिंग वैंकिंग भी लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि लोन वगैरह देने के लिए तो कोई एक कई बैंक भी चाहिए वहां पे। इसमें अगला संघवाद को बढ़ावा दिया गया, मतलब राज्यों को भी शामिल किया गया है, राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, राज्यों के साथ भागीदारी करके विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, तभी तो संघवाद कहलाएगा। NIMZ सेल्फ गवर्निंग बॉडी जैसा काम करेगा। सेल्फ गवर्निंग बॉडी मतलब खुद से गवर्न होने वाली बॉडी, सेल्फ गवर्निंग बॉडी जैसा काम करेगा। आर्टिकल 243 QC के अंतर्गत, 243 243 QC, आर्टिकल 243 में ABCD ऐसे आर्टिकल्स हैं, तो उसमें QC, Q कैपिटल में, C कैपिटल में, Q मीन्स क्वीन, C मतलब चंडीगढ़, QC 243 QC। अगला, अभी तक हम लोगों के पास 15 NMZ हैं, NIMZ हैं 15 अभी तक। उत्तर प्रदेश में है दादरी नोएडा गाजियाबाद रीजन, उत्तर प्रदेश में दादरी नोएडा गाजियाबाद रीजन। दादरी नोएडा गाजियाबाद रीजन, ये एक NIMZ बनाया गया। अगला लिखोगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग कॉरिडोर, कॉरिडोर हिंदी में भी कॉरिडोर ही लिखा है, गलियारा लिखा है, गलियारा लिख लो, औद्योगिक गलियारा या गलियारे। घर में गलियारा होता है ना सबके, क्या करता है, एक दूसरे कमरे को कनेक्ट करता है, कभी कभार कई कमरों को कनेक्ट करता है, कई कमरों के दरवाजे उस गलियारे में ओपन होते हैं। होटल वगैरह में कभी जाओ, एक गलियारा रहेगा, उसमें कई रूम के कनेक्ट करता है ना, वही काम इसका रहेगा। हॉस्टल में भी रहता है ना, बरामदा कहते हैं उसको। गैलरी, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या करेगा, मान लिया ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहां कहीं NIMZ होगा, यहां कहीं होगा SEZ होगा, यहां कहीं पोर्ट होगा, इधर कहीं रेल रोड की कनेक्टिविटी होगी, इधर कहीं मार्केट की कनेक्टिविटी होगी, इधर भी कहीं मार्केट की कनेक्टिविटी होगी। ये सारे क्या कर रहा है, सबको जोड़ रहा है, सबको कनेक्ट कर रहा है। मान लिया यहाँ एंड पे कोई बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ कोई बहुत बड़ी सिटी है, हब है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हब हैं, इधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हब हैं और मार्केट है, यहाँ की मार्केट वहां, वहां की मार्केट यहाँ। डिफेंस कॉरिडोर भी हैं, कहीं कनेक्टेड लाके कनेक्ट कर दिए गए हैं। छोटे छोटे क्लस्टर कहीं बनाए गए हैं, कहीं पे ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन की एक्चुअली में इससे एक्सेस बना दिया गया है। तो ये क्या किया, सबको जोड़ के यातायात मतलब हर एक चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। गैलरी का यही काम तो होता है ना, सबको लाके जोड़ देना, एक साथ कर देना। तो ये जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, बड़ोदरा मुंबई, अहमदाबाद वडोदरा, या उधर विशाखापट्टनम चेन्नई वाला भी बन रहा है, बेंगलोर चेन्नई, इस तरह के कई कॉरिडोर है। हुबली से चेन्नई, हुगली, कोलकाता से चेन्नई, इस तरह के कई कॉरिडोर हैं, अलग अलग सबके नाम हैं। शहरों के नाम पे इसके नाम रखे गए जिन जिन शहरों को वो जोड़ रहे हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल, ऐसे ही रेलवे के बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, DFCIL सुना होगा नाम। तो रेलवे रोड रेल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी प्लस एयर कनेक्टिविटी। अब साथ में जल कनेक्टिविटी भी आ गई है, वाटरवेज, सुना है नाम वाटरवेज का, नहीं सुना? पानी के रास्ते सामान ढोना, नहीं सुना? नेशनल वाटरवे 1 किससे किस शहर को कनेक्ट करता है, पता है किसी को? सदिया दुबरी नहीं, इलाहाबाद से स्टार्ट होता है, प्रयागराज से, इतना बता दे रहे हैं। हुगली को कनेक्ट करता, हुगली को जाके वहां पे कोलकाता तक जाता है वो, हुगली रिवर को प्रयागराज से स्टार्ट होता है। प्रयागराज से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि वहां गंगा यमुना का संगम, उसके बाद पानी ज्यादा हो जाता है। ऐसे टोटल 111 वाटरवे अपने कंट्री में प्रपोज्ड हैं और 5 अभी रनिंग हैं, 5 या 6 रनिंग हो गए हैं। पढ़ेंगे अभी इसमें आगे। ये हो गए आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समझ में आ गए सबको? अब कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिए। बड़ी जम्हाई आ रही है आज सबको, मौसम तो उमस वाला है तब भी। क्या क्या कंपोनेंट होंगे लिखो।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कंपोनेंट, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इसमें तो हिंदी बोलने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, प्रमोद हिंदी इसकी भी, अच्छा। तीव्र हाई 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 स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान कोई ले आना ले जाना ना। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। जिसको ना समझ में आ रहा हो बता दो ये भी। बता दो, अदरवाइज बाद में कहो कि हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आई हमें। लिखो अगला, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, मॉडर्न एयरपोर्ट। अत्याधुनिक लिखा है हिंदी में, मॉडर्न एयरपोर्ट, आधुनिक लिख लो भाई। आधुनिक एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई अड्डा। हाँ यार, हवाई अड्डे। यार हवाई ऑलरेडी इंग्लिश है। लिखो अगला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र लिखो या विशेष आर्थिक क्षेत्र लिख लो। नॉलेज या लॉजिस्टिक पार्क, नॉलेज या लॉजिस्टिक पार्क। नॉलेज पार्क को हिंदी में भी मैंने नॉलेज पार्क ही लिखा देखा है, अब पार्क की हिंदी मुझे नहीं पता। उद्यान नहीं यार, गार्डन का उद्यान होता है। गार्डन तो बगीचा होता है। देखो गार्डन का मतलब क्या होता है, उद्यान आएगा लिख के, तुम तुम्हें प्रायवाची बता दिए हैं। गार्डन मतलब उद्यान क्या होगा फिर? लेकिन यहाँ पे नॉलेज पार्क का मतलब वो उद्यान नहीं है यार, उद्यान मत लिखना, पार्क लिखो। इंडस्ट्रियल पार्क लिखोगे तो नहीं, वो औद्योगिक उद्यान थोड़ी लिखा जाएगा वहां पे। लॉजिस्टिक मतलब जहां पे सामान आना जाना और सामान होल्ड करना, उस तरह के। नॉलेज पार्क या लॉजिस्टिक पार्क क्या? परिवहन केंद्र नहीं कहोगे। नॉलेज पार्क लिख लो, ज्यादा सही है, यही लिखा हुआ है हर जगह। समझ में आ रहा है आपको? नॉलेज पार्क लिख लीजिए। पार्क समझ में आता है, सब लोग पार्क में घूमने वाले हो यहाँ पे। अगला, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की इंग्लिश हिंदी क्या होती है? अवसंरचना। शहरी अवसंरचना। क्या हुआ है? अगला लिखोगे, पूरक अवसंरचना, कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरक अवसंरचना, पूर्वक नहीं, पूरक।
पूरक संरचना, अवसंरचना, कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली में आप लोगों को लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती, आपको वो टर्म समझ में चाहे हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, दोनों में नहीं पता होता। अवसंरचना किसको किसको पता है? अवसंरचना किसको कहते हैं बताओ बेटा? अवसंरचना मतलब क्या होता है? मजाक नहीं कर रहे हैं, देखो हंसो मत किसी पे, वरना हम अभी तुमसे भी पूछ लेंगे, जो हंसेगा तो। सबको कुछ ना कुछ पता है, कुछ ना कुछ नहीं पता है, एक दूसरे पे हंसो मत। बताओ बेटा अवसंरचना मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मतलब जो जैसा भी कम हम पूछ रहे हैं तुमसे। अवसंरचना नहीं पता बेटा? अब ये टर्म ही तुम लोगों के लिए नया है क्योंकि तुम लोग अभी आ रहे हो, अब ये लोग काफी दिनों से आ रहे हैं, इसमें काफी लोगों को पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा सब सुनते होगे ना आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, हर चीज में तो पढ़ रहे हो, जितने भी मैंने चीजें पढ़ाई होगी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रटना सुने होगे ना। और संरचना होता क्या है नहीं पता। ये जो रूम बनाया गया है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो मेज टेबल है सब इंफ्रा है। जो सामान आप यूज करेंगे, जिसको यूटिलाइज करके आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, वही ढांचा है, जो जरूरत के सामान है आपके वो भी। ये रूम क्या हो गया? एक तरह का ढांचा, जहां पे आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया घर का तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो आप आ जा सकते हैं। यार आधारभूत संरचना बोलेंगे वो भी नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल ही बताना पड़ेगा मुझे। आधारभूत संरचना बोलते तो आपको समझ में आता। तो चक्कर यहाँ पे एक्चुअली में आप लोगों को लैंग्वेज की मुझे पता है नहीं होती है, भले आप लोग कहते हैं लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज वही चीज बोलूंगा तब भी आप पता चलता है हिंदी की भी स्पेलिंग सब गलत लिखते हो। उसी टर्म को मैं हिंदी में बोलता हूं तब भी मैं देखता हूं नॉर्मल हिंदी के बच्चे भी सब हिंदी गलत लिखते हो। कई बच्चों को मैं बोलता हूं लिखो 546 तो वो लिखते हैं 50046। आई हैव सीन इट, मुझे नाम नहीं बोलना। बट इस तरह की गलतियां आप लोग मत करिए। और मैंने एक बच्चे नहीं 2-3 बच्चों को देख चुका हूं मैं। अब जनरली बोलना एक डिमीन करना वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैं उस समय बोल देता हूं ये नहीं 546, 2-3 बार, कई बार मैं रिपीट इसीलिए करता हूं कि जिससे किसी तरह समझ जाए। कई बार सुने होंगे आप लोग मैं डिजिट में बोलता हूं फिर 546, तो इसका मतलब मैंने कहीं किसी की कॉपी में देखा वो चीज की अलग वे में लिखा है। तो समझे आप? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आप फीचर्स कितने हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं वो लिखिए। टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अभी तक डेवलप 4 फेज में 2024-25 तक वैसे 32 होने हैं डेवलप, लेकिन ये 11 अभी तक टेकन अप हो चुके हैं, मतलब लगभग काम पूरा होने की उम्मीद है उनकी। कौन कौन से हैं? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हाँ 4 फेज में 24-25 तक 32 डेवलप होना। उधर चलते।
चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर मेंस में क्वेश्चंस लिखने को आते हैं इस तरह के, आपको सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग पता रहेंगे तो आप एग्जांपल कोट कर सकेंगे। अमृतसर कोलकाता, चेन्नई बेंगलोर के आगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सब में लिखते रहो, मैं जगह के नाम बोल रहा हूं, अब उसके बाद इतना मत बोलना पड़े यार। दिल्ली मुंबई लिख लिए, चेन्नई बेंगलोर हो गए, अगला अमृतसर कोलकाता, AKIC कहते हैं, सब में IC जोड़ते जाओ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगला बेंगलोर मुंबई, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पूर्वी तट कहते हैं लेकिन ईस्ट कोस्ट ही लिखना, इसका नाम है ईस्ट कोस्ट, COAST कोस्ट, समुद्री तट कहते हैं जिसको। ये कहां से, वाइजैग टू चेन्नई, वाइजैग टू चेन्नई, वाइजैग एक्चुअली में शॉर्ट नेम है विशाखापट्टनम का, विशाखापट्टनम का नाम है, वाइजैग भी कहते हैं उसको, वाइजैग सिटी। हाँ वाइजैग टू चेन्नई, इसी को ईस्ट कोस्ट वाले को ही कहते हैं, वो अलग नाम है उसका। अगला हैदराबाद टू नागपुर, दिल्ली नागपुर, अगला दिल्ली नागपुर, हैदराबाद टू वारंगल, हैदराबाद टू वारंगल, सबके अंदर IC लगाते जाना, जितने नाम बोल रहे हैं, जोड़े नाम जो बता रहे हैं ना, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, हो गए 11, 9 में। हैदराबाद नागपुर लिख लिए, हैदराबाद बेंगलोर, हाँ वारंगल अलग है, बेंगलोर फिर हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद बेंगलोर, कोयम्बटूर टू बेंगलोर, कोयम्बटूर बेंगलोर, कोयम्बटूर बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हो गए ना 11। बेंगलोर, बेंगलोर किस स्टेट में है, किसको किसको पता है? कोची कहाँ है, कोचीन, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लिखो, महत्व, औद्योगिक गलियारे का महत्व। अब इसके महत्व खुद लिख लेना यार, बता तो दिए ही, बताया ना अभी महत्व, सारी चीजें क्या क्या करेगा वो। बाकी गरीबी दूर करना, जॉब क्रिएट करना, ये सब तो नॉर्मल रीजन है ही, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इन सबका घट जाएगा ना, कॉस्ट भी घट जाएगी, ये भी सब भी देखना। जब सब कुछ कनेक्टेड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो कॉस्ट घट जाती है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब घट जाएगी, ये सब भी देख लेना। सोशल इंटीग्रेशन भी कर देगा, माइग्रेशन रोक देगा, जो दूसरी जगह कमाने जाते हो आपके यहाँ अगर ये चीजें कनेक्टिविटी में बन जाएंगी, SEZ और NIMZ, तो आप अपने यहाँ जॉब पा जाओगे ना, क्यों जाओगे दूर। ये कई बड़े बड़े शहरों को दूर दूर से कनेक्ट कर रही है ना, तो हर उसके अगल बगल सारे रीजन डेवलप होंगे। अब दिल्ली से मुंबई लगभग 1600-1700 किलोमीटर है, अब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होगा तो
जहां जहां से जाएगा उस रीजन में मैन्युफैक्चरिंग जोन धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। तो लोगों का माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवासन। माइग्रेशन मतलब आप यहां से अगर मुंबई जाइए तो इसे कहेंगे माइग्रेशन, आप वहां जाके रहने लगे कमाने के लिए, ठीक है। और आप किसी कंट्री में आते हैं तो ये कहलाता है इमिग्रेशन। मेक इन इंडिया आप लोग लिखेंगे ही, मैंने ये बोल ही दिया आपको। अगला लिखो, चैलेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वे निर्माण क्षेत्र की चुनौतियां। ये सब तो अपने आप तुम लोग सोच सकते हो यार। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझ लो, इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। आपको इंडस्ट्री लगानी है किसी चीज की, तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? चलिए, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गई, पूंजी, आगे है, जल के पास होने हाँ, वाटर हो गया, पावर हो गया या एनर्जी कह दें, रॉ मटेरियल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, हाँ वही नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन में आ गया ना, ट्रांसपोर्टेशन में सारे आ गए ना, रेल रोड, यार रोड रोल हो जा रहा, रेल रोड, एयर पोर्ट, ये सब सारी चीजें इसमें आ गई। अगला, हाँ लॉ एंड ऑर्डर हो गया। अगला, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई। और दादा मार्केट कौन बताएगा? बिना मार्केट के कोई सब कहाँ क्या क्या करोगे इंडस्ट्री लगा के? हैं? और बताओ कुछ। ज्योग्राफिकल रीजन, पहाड़ पे जाके इंडस्ट्री लगा लोगे क्या? हिस्टोरिकल फैक्टर, कोई कल्चरल सिटी हो वहां पे जाकर इंडस्ट्री चल सकती है क्या बहुत ज्यादा? किस तरह की इंडस्ट्री कहां चलेगी उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे पहले देखना पड़ेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर भी देखना पड़ेगा, मतलब इकोलॉजी, कौन सी इंडस्ट्री कहां लग रही, माइनिंग इंडस्ट्री लग रही तो कहां लगेगी? अब सोचो इतने सारे फैक्टर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग जोन में समस्याएं भी तो इन्हीं फैक्टर से आएंगी। लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आती है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, लैंड एक्विजिशन कहाँ पे है, अगर विस्थापित लोगों को करना पड़ रहा है, कहीं माइनिंग इंडस्ट्री लग रही है तो वहां पे क्या होता है, ज्यादातर माइनिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए कई बार होता है वहां पे जंगल में है, जंगल खराब होता है, उसके बाद वहां जो ट्राइब्स रह रही हैं, जो रहने वाले निवासी हैं, फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, उनको विस्थापित करना पड़ता है और उनके विस्थापन में जब समस्याएं आती हैं तो बहुत सी अदर सोशल क्राइम क्रिएट होते हैं, अलग से गरीबी आ जाती है फिर।
लैंड वाली समस्या, इकोलॉजी अगर वहां की सपोर्टिव है कि नहीं, पावर, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आप पढ़ ही रहे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रही है कि नहीं, इस तरह की चीजें सारे पॉइंट आप लोगों को पता है ना, तो चैलेंजेस भी आप लोग अपने आप लिख लेंगे मुझे लगता है। बहुत बुद्धिमान है आप लोग, इतना भरोसा है मुझे, बस आप लोग आलसी हैं। ट्रैप में, हाँ, लेजीनेस के ट्रैप में, कौन से, अनएम्प्लॉयमेंट वाले, चीजें आसानी से मिल रही हैं घर पे तो क्या फर्क पड़ता है, और कई बार कोई छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई तो और आसान है। कई बार लोग इस ट्रैप में भी फंस जाते हैं, उसके बाद प्रोग्रेस करना छोड़ देते हैं कि अपना खर्चा चल ही रहा, घर है ही, पापा ने बनवा ही दिया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं एक्चुअली में, कोई सॉफ्ट इमीडिएट जॉब मिल गई कोई वहीं शहर में उनके, तो पता चलता बस वो वहीं तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं इमीडिएट की, क्योंकि उनके इमीडिएट के मोबाइल खरीद ले रहे हैं, कोई ज़रूरत का कपड़ा खरीद ले रहे हैं, कुछ खाने को है खाना मिल जा रहा है उनको, और क्योंकि घर बना के फादर ने दे ही दिया है, तो वो शहर छोड़ना भी नहीं चाहते, शहर नहीं छोड़ना चाहते ना। उनको अगर कह दो कि भाई वहां जाना पड़ेगा दूर ना, घर से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे वहां, कैसे रहेंगे वहां, अकेले 2 दिन में 15 दिन में पता चलेगा वापस घर गए कमाने, वापस भाई बैक टू पवेलियन। लॉन्ग टर्म सोचना ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म हम पैसा कमाएंगे, अपनी चीजें एस्टेब्लिश करेंगे, वो सब मतलब नहीं, क्योंकि घर पे जो कंप्लेन करने में मजा है वो कहाँ है बाहर, बाहर तो उल्टा कंप्लेन अपने से की जाती है। बहुत से लोग घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं, काफी लोग होते हैं कि शहर के आसपास ही नौकरी मिल जाए या रह जाए उसी में। चलो माइग्रेशन रोकना तो ठीक है, लेकिन कई बार जॉब के सिलसिले में आपको बहुत जगह ट्रेवल करना भी अच्छा होता है, आप ट्रेवल करते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं, देश दुनिया के कल्चर देखते हैं, तरह तरह के कजीन्स ट्राई करते हैं आप, खाने का कजीन्स, तरह तरह के होटलों में जाके रहते हैं, आपको पता चलता है डिफरेंट टाइप के काइंड ऑफ पीपल से मिलते हैं, और जब पूरा देश घूमते हैं तो आपके हर कोने में आपके फ्रेंड बन जाते हैं। क्या हुआ, फ्रेंड बन सकते हैं ना। अब आपके ऊपर आपका बिहेवियर मैटर करता है? आज बिहेवियर, सुबह अभी मैं ऑटो से आ रहा था, रिक्शा वाला, वो मतलब यहाँ पे रिक्शे वाले से अगर मिलो तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है, मतलब जाना है, अकेले हो आप? मैंने कहा अकेले, 2 लोग दिख रहे हैं क्या? तो फिर वो भी हंसा, हम भी हंसे, कह रहा सर हमने ये क्वेश्चन पूछा, इससे आप हंस लिए, हम भी हंस लिए। अब उसके बाद वो यहाँ तक आया, छोड़ा, फिर बातें करते हुए हंसाते हुए फिर यहाँ पे उतरा, सर आप यहाँ पढ़ने आए होंगे ना? हमने कहा ऐसा लग रहा है, सर आपकी उम्र से तो लगता नहीं है आप पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे आप तो पढ़ने वाले लग रहे हैं। हमने कहा इसको मक्खन पालिश करना और इसको हंसाना बहुत आता है लोगों को। हमने कहा नहीं है, हमारी एज इतनी है, दिख रही है। सर आप इसी बहाने हंस लिए, ये देखो। मतलब ये जॉली नेचर होता है एक। वो इंटरेक्ट कर रहा था मुझसे और लाइट मोड में, उसे भी पता उसे क्या चीजें दिख रही क्या नहीं, लेकिन उसको वो सूदिंग वर्ड यूज करने हैं कि जिससे आप उससे बातें करते हुए चले आए यहां तक, और आप अभी भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। खुश मिजाज आदमी था और दिलदार कह सकते हो, मतलब हंस रहा है, बोल रहा, आपको बताते हुए ले आया, और कहानियां बता रहा है पीलीभीत की मुझे रास्ते भर, ऐसा है सर, ऐसा है, कई चीजें बताते हुए फिर कह रहा ठीक है सर, अब यहां से जाते हुए फिर और ठीक है। वो क्या लिया क्या नहीं, दैट इज नॉट मैटर, लेकिन ठीक, जॉली नेचर मैटर करता है।
तो इंडस्ट्री लगाने के जब आपको फैक्टर पता है, इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या होंगे ये आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो हर्डल्स आते हैं, रेड टेपिज्म, करप्शन, ये सब बातें लिखनी है। ट्रांसपोर्टेशन में पहले इंटरकनेक्टिविटी, रेल, रोड, ये सब की समस्याएं। रोल बार बार आ जा रहा, रेल और रोड मिक्स हो जा रहा, ठीक है। पोर्ट, तो ये सब चीजें यहां पे आप देखेंगे। उसके बाद समस्या लेबर में, स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीमें यहाँ क्या क्या चल रही है वो चीजें आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, पूंजी के लिए समस्याएं तो हैं, लेकिन पूंजीगत के लिए क्या क्या सरकार स्कीम चलाई है वो बातें आंसर्स में आप लिख लेंगे, चैलेंजेस लिखेंगे, उसके बाद साथ में उसका सोल्यूशन बता देंगे। आप लोगों ने वाटर है, पानी की समस्या, पानी वाटर, एक तो वाटर यूज हुआ, फिर उस यूज्ड वाटर को क्लीनिनेस के लिए भी चाहिए, रिसाइकिल हो सके वाटर। आजकल ट्रिपल आर पे काम होता है ना, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, ये चीजें यूज की जाती है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है ना सबको, किसको नहीं पता? कुछ नए बच्चों को नहीं पता होगा। सतत विकास, आप लोग जरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, वीडियो लेक्चर अच्छे से रिकॉर्डेड है लगभग। अभी मैंने देखे, कई वीडियोस मैंने रिव्यू किए थे, मतलब आवाज आ रही, कुछ एक वीडियो है जिसमें आवाज नहीं आ रही है, बाकी ज्यादातर में वीडियोस में क्लियर है बस, आवाज भी क्लियर है और चीजें जो समझाई जा रही हैं वहां वो भी आ रहे हैं। वीडियो जिन लोगों ने देखे होंगे, वीडियो लगभग रिकॉर्डेड ठीक है, और सारे वीडियो अपलोडेड भी हैं, सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। क्या हुआ? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के आपकी ये चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग आएंगे एमएसएमई सेक्टर पे। क्या हुआ है? क्या थकान लगेगी? नहीं, इसके बाद 8 क्लास है, वो अक्टूबर में होंगी। हाँ, इस मंथ की। हाँ, आगे से तुम लोगों को डांट नहीं पड़ेगी, ना काम मिलेगा। है? नहीं, कई बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चरण उसमें से एक है, डेली काम करके आता है। पूजा की परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट से, क्योंकि वो पिछले साल से मेरी स्टूडेंट है, मैंने उसको देखा है एकदम ग्राउंड लेवल से उठते हुए आज। मतलब बाकी बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं, शिवांशी भी पिछले साल से यहाँ पे काम कर रही है, तो ये ऑलरेडी पढ़ रही थी, इसलिए मैं इनकी बात अभी नहीं कर रहा। लेकिन पूजा को मैंने ग्राउंड लेवल से, उस लेवल से देखा जब वो बोल नहीं पा रही थी क्लास में, तब से आज वो बोलती भी है, चीजें वर्क करती है और चीजों पे बहुत वर्क कर चुकी है, उसने मेहनत किया है, और काफी जो फैमिली की सबकी समस्याएं हैं उसके सामने भी हैं, लेकिन वो जील के साथ पढ़ रही है। इसीलिए हम लोगों की विशेष होती है वो जल्दी से अपने इम्प्रूवमेंट करे और ये जो ट्रैप है उससे ब्रेक कर सके, और वर्क भी कर रही है। आप लोग देखे होंगे एस्से भी अच्छा लिख के लाई थी वो, मैंने देखा इसकी कॉपी, उस दिन देखा था, मैंने बताया भी था, अच्छा लिखी थी। और ये है कि ये इसी तरह वर्क करती रहे, जहां से भी टाइम मिल सके उसी पे टाइम करती रहे, तो इसकी चीजें अपने आप, इसको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगी 1.5 साल में। मतलब आगे आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, 1 साल लगभग तैयारी पिछले साल कर ली है, इस साल कर ही रही है, तो इसके आरओ वगैरह में रिजल्ट होने के चांसेस काफ़ी अच्छे बढ़ ही जाएंगे, जो अभी रिसेंट में एग्जाम होंगे, अगर इसने तैयार कर लिया जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, पीसीएस से टफ है 21 वाले। यस, मैं क्यों कह रहा हूँ कि घटना चक्र अच्छे से रटो, साथ में लूसेंट रटना पड़ेगा और साथ में किताबें। ऑलवेज मैं कहता हूँ पहले बेसिक बुक्स पढ़ो, घटना चक्र करो, फैक्चुअल चीजें साथ में लूसेंट से उसमें एड ऑन करो। इतनी सारी चीजें आप करके जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा।
इसीलिए उस पेपर में जीएस के लोगों के 80-90 क्वेश्चन सही होने मुश्किल हो गए थे। 80 जिसके थे बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों को देखने को मिले थे। हिंदी में लेकिन 55-60 से के बीच में आए थे सबके। स्टेनो वाली वैकेंसी, एपीएस वाली वैकेंसी आ गई है, उसमें 50 क्वेश्चन हिंदी है, 50 क्वेश्चन जीएस है, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, 150 क्वेश्चन, लेकिन उसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग है। ये जिसका सीखा हुआ है उसके लिए एग्जाम निकालना आसान है, क्योंकि रिटन टेस्ट इसका आसान है, जिसने भी प्रैक्टिस की हो। क्योंकि मैंने आज से 2 महीना पहले ये बात बोली थी, मुझे लगता है मेरी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने एपीएस के बारे में बोला था क्लास में कि उसकी वैकेंसी आएगी, तो उस पर वर्क करने को मैंने बोला था। अगर आप तब से स्टार्ट किए होते तो आगे आने वाले 3-4 महीनों में आपकी शॉर्ट हैंड तैयार होती। और एपीएस की 4800 ग्रेड पे की जॉब है, सेक्रेटरीट की जॉब है, अच्छी जॉब है। जैसे आरओ की है 4800 ग्रेड पे की, वैसे इसकी भी है एपीएस की। और इसमें सीनियर ऑफिसर्स या सीनियर मिनिस्टर के आप प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, तो आपके पास अच्छी खासी रिस्पेक्ट और अच्छा खासा नेटवर्क होता है काम करने का। तो जिसने भी स्टेनो सीखा हो, किसी ने सीखा है इसमें, तो आगे हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आएगी, CCC वाला आप लोग एग्जाम जिसका नहीं है वो दे लीजिए। उसमें भी सिंगल स्टेज एग्जाम, इंग्लिश टाइपिंग रहेगी, 25 वर्ड पर मिनट, 0 एरर के हिसाब से करना। 50 मार्क्स का होगा, 50 में से 50 लाने की कोशिश। 50 से कम आएगा तो सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होती है वहां, कुछ 15 मिनट के लिए टाइपिंग मिलती है, एक पैराग्राफ मिलता है 500 वर्ड का, 15 या 20 मिनट मिलता है, 500 वर्ड रहता है टाइप करने का। तो उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। 500 वर्ड होते हैं, 20 मिनट टाइम होता है हमारी समझ से। तो अभी हो गया ना 500 वर्ड कितना हो गया, 25 वर्ड पर मिनट, 25 दूनी 50, हाँ ठीक है, 20 मिनट 500 वर्ड रहते हैं टाइप करने को। उसमें जो जजमेंट होते हैं वही टाइप करने को आते हैं, सामने आता रहेगा स्क्रीन आपको टाइप। वो टाइप प्रैक्टिस आप अगर करते हैं तो 1-2 महीने टाइप प्रैक्टिस में सीख जाएंगे आप लोग। किसी की पहले से टाइपिंग स्पीड हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप 1-2 महीने प्रैक्टिस करिए, टच टाइपिंग सीख जाए। टच टाइपिंग मतलब आपको देखना ना पड़े, आपकी उंगलियां उस पे कीबोर्ड पे कंफर्टेबल हो। तो आपको लगभग 30-35 वर्ड पर मिनट की स्पीड पकड़नी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम में आपको 25 वर्ड पर मिनट विद 0 एरर कर पाएंगे। ठीक है, उसमें भी सिंगल स्टेज एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है। बस ग्रेजुएशन प्लस CCC होना चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट, साथ में आपको टाइपिंग, और 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन में से लोगों के 180-190 मार्क्स तक आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर आसान आता है, लेकिन 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब रहता ही रहता है। तो पेपर आसान रहता है, इतना टफ नहीं रहता। अगर आपके जो हमने बेसिक्स बुक्स बताई हैं, अगर आपकी वो चीज़ें तैयार हैं, कंप्यूटर के लिए थोड़ा अलग से पढ़ लीजिएगा, लगभग 20-25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ें हो जाने से उसमें आसानी से आपके 150 प्लस तो आसानी से खींच जाएंगे, लेकिन अब कुछ ना पढ़े हो तो 100 लाना भी मुश्किल हो जाएगा, ये भी सच्चाई है। और कुछ करंट पढ़ लेंगे तो आप लोग 180 के आसपास आसानी से पहुंच जाएंगे, 180-190। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए मार्क्स लोगों के हाई जाते हैं। और CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, आप करते जाइए और वो वर्क होता रहेगा। ठीक है, और पढ़ते हैं MSME।
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो सूक्ष्म, स्मॉल छोटा, मीडियम मध्यम। क्या है माइक्रो का? सूक्ष्म, लघु, मध्यम, लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग। कुटीर नहीं कहते इसको यार, कुटीर गलत दिया। कुटीर एक्चुअली में जो गांव में इंडस्ट्रियां उसको एमएसएमई कहीं भी लग सकता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम, सूक्ष्म, लघु, लघु, मध्यम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, ये सही है। सूक्ष्म, एम फॉर माइक्रो होता है, मतलब सूक्ष्म, फिर हो गया स्मॉल, फिर हो गया मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस मतलब उद्योग, ठीक है। इनकी डेफिनेशन पहले ये एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत है। एक्ट क्या है? 2006। एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है, मंत्रालय बना हुआ है इसका, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में कैसे रखा गया? टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों बेसिस पे। 1 करोड़ से 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर, 5 नहीं 10 होगा, 5 करोड़ टर्नओवर। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर, ये किस में आएगा? सूक्ष्म में। और एक है 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर, ये किस में आएगा? ये एक्चुअली में कैटेगरी इसी बेसिस पे डिफाइन की गई है, लघु में, स्मॉल में। अगला है 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ टर्नओवर। ये पहले कम था, पहले 25 लाख से 1 करोड़ और 1 से 5 करोड़ ऐसे था, 5 से 10 करोड़। लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया क्योंकि इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, लोगों के जॉब बढ़ रहे हैं, तो 50 करोड़ से 250 करोड़ इधर लिखना इन्वेस्टमेंट और इधर लिखना टर्नओवर। टर्नओवर मतलब समझते हैं आप लोग? ओवरऑल इकोनॉमी, जितना आपका बिजनेस करते हो साल भर का जो टोटल बिजनेस करोगे आप, फायदा कमाओगे, नुकसान जितना लगाओगे, टोटल टर्नओवर आपका। जैसे 1 करोड़ आपने लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 1 करोड़ लगाने के बाद आप उसमें बिजनेस किए, ग्रो किया, वो बिजनेस में टोटल कितना काम हुआ, वो टोटल कितना टर्नओवर की जो बैलेंस शीट बनेगी ना लास्ट एंड में, वो टर्नओवर क्या हो? वो टर्नओवर कहलाएगा। एमएसएमई एक्ट 2006 और ये माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये हो गया। अब ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, बार बार कहते हैं ना, पहले आपको पता होना चाहिए है क्या ये, उसके बाद इसकी जरूरत क्यों है, फायदा क्या हमारे लिए। ये हमारी इकोनॉमी में लगभग 25% एक्सपोर्ट का पार्टिसिपेंट किसका है? एमएसएमई सेक्टर का, और इसको और बढ़ाना है। और इसमें लगभग 90% हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन्वॉल्व हैं, लोगों को सबसे ज्यादा जॉब इसी सेक्टर ने दिया हुआ है, लगभग 10 मिलियन जॉब हैं। 90 अनऑर्गेनाइज सेक्टर की काफी जॉब इसी एमएसएमई सेक्टर में ही है, सबसे ज्यादा जॉब इसी सेक्टर में प्रोवाइडेड है। 90% नहीं होगा, देख लेना एक बार, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जितनी जॉब है सारी इसी में है। और एक्सपोर्ट सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये सब्सिडरी का काम करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके लिए ये छोटे छोटे उद्योग क्या काम करते हैं? सब्सिडरी का काम करते हैं। हाँ,
ये भी लिख लो लाइन, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है इसे, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज आपका फर्स्ट डे है, क्या नाम है आपका? संध्या। रजिस्ट्रेशन है आपका? अच्छा, फोन अभी गया आपके पास, इतना लेट? किसने किया था, क्या नाम था जिसने किया था फोन? बहुत लेट आया आपके पास। आपका भी फर्स्ट डे, क्या नाम? अगला लिखो, की टू इंक्लूसिव ग्रोथ। की चाबी है, चाबी है किसकी?
इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? समावेशी विकास। समावेशी विकास की चाबी है कुंजी। ठीक है, कुंजी लिख लो। मिल गया, इधर गई। अगला, विभिन्नताओं से भरा है इसका नेचर। कई तरह के एमएसएमई सेक्टर हो सकते हैं। विभिन्नताओं, डाइवर्स नेचर ऑफ एमएसएमई सेक्टर। डाइवर्स नेचर ऑफ एमएसएमई सेक्टर। अब इसके चैलेंजेस लिख लो। अब चैलेंजेस लिखोगे ना, सिग्निफिकेंस तो पता चल गया, महत्व, और ये भी पता चल गया अपने इंडिया में किसका क्या वैल्यू है। अब आगे लिखो इसके चैलेंजेस। अब चैलेंजेस तो सबको पता ही होंगे यार। लिखो, सिर्फ 4% एमएसएमई को फॉर्मल लोन अवेलेबल है। सिर्फ 4% एमएसएमई सेक्टर को फॉर्मल लोन की अवेलेबिलिटी है। फॉर्मल लोन मतलब इंस्टीट्यूशन, बैंकों से। लोन अगर समय पे मिल जाए आपको, और इंस्टीट्यूशनल लोन मिल जाए, मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाओं से। इसके लिए सरकार ने मुद्रा सिडबी आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? सिडबी पढ़ाया था मैंने। सिडबी एक्चुअली में छोटे उद्योग धंधों के लिए ही लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। और एमएसएमई सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी आता है, पढ़ा है ना? 8% इसका वो रखा गया वेटेज, नहीं याद है? भूल जाओ तुम लोग, क्या करना है। अगला लिखो, पेमेंट डिले। एक्चुअली जहां पे ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, इनको पेमेंट डिले मिलता है। अब ये सब छोटे इंडस्ट्री होते हैं, डे टू डे बिजनेस पे अगर इनके पैसे टाइम पे नहीं मिलते रहेंगे तो क्या ये एक्सपैंड कर पाएंगे? नहीं ना। और जब पेमेंट में डिले होगा तो इनकी प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट हो जाएगी, प्रभावित होगी। अगला, सोशल सिक्योरिटी मेजर का अभाव। सामाजिक सुरक्षा वाले जैसे स्कीमें जो चलती हैं सरकार की, वो सब लेबरों को और इन सबको अवेलेबल नहीं होती ना, जो इसमें कामगार होते हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का अभाव। नाइन्टी 94%, लगभग 94% एमएसएमई सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ये सरकार की जो योजनाएं हैं या जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसके थ्रू रजिस्टर नहीं, इन पे लेबर लॉ वगैरह लागू नहीं है। 94% ऑफ एमएसएमई सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। पुअर पॉलिसी इन्वायरमेंट। अगला है पुअर पॉलिसी इन्वायरमेंट। पुअर, पुअर, POOR। पुअर पॉलिसी इन्वायरमेंट, समझ में आया? पुअर पॉलिसी इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसियां सपोर्टिव ना होना। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, वो बहुत सपोर्टिव नहीं है। अगला, पैसे की कमी की वजह से
नई टेक्नोलॉजियों का उपयोग नहीं हो पाता, नई टेक्नोलॉजियों का उपयोग ना करना, तकनीकों, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, अगला, कैश का लेन देन बहुत ज्यादा होता है इन सेक्टर्स में, ऑनलाइन सिस्टम कम है। वित्तीय पहुंच से बाहर, मतलब इनको लोन वगैरह आसानी से नहीं मिलता है, लोन वगैरह आसानी से नहीं मिलना, ये भी एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है ये तो। हाँ, वित्तीय सहायता आसानी से ना अवेलेबल होना, ना उपलब्ध होना। अब लिखो कौन कौन से एमएसएमई को लेकर डेवलपमेंट इनिशिएटिव किए गए हैं। अब सरकार कौन कौन सी स्कीमें चलाई है, गोल सा बनाओ, गवर्नमेंट स्कीम लिखो उसमें फॉर एमएसएमई, और उसके बाद एरो के फॉर्म में लिखते चले जाओ। उद्यम शक्ति, अब इस सब के बारे में 2-2, 3-3 लाइन आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, या जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी आगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट। लिख लो, उद्यम शक्ति, संपर्क पोर्टल, मुद्रा योजना, उद्यमी मित्र पोर्टल, मुद्रा योजना, मित्र है पोर्टल। हाँ, तुम सिर्फ 3 स्कीमें लिखी इतनी देर में। दो रह गई, मैंने कहा आगे का मैनेजमेंट वो इसने लिखी नहीं है तो हो जाता है, अभी करिए। डिजिटल एमएसएमई स्कीम, डिजिटल एमएसएमई स्कीम, इंडिया एस्पिरेशन फंड, इंडिया एस्पिरेशन फंड, ये सब स्कीमों के नाम है, योजनाओं के नाम है सरकार के। एस्पिरेशन फंड, लोन एट द रेट 59, ये भी एक स्कीम है, लोन एट द रेट 59, एट द रेट जो जीमेल वाला, जैसे जीमेल लिखते हैं ना एट द रेट, हाँ 59, लोन एट द रेट 59। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, हाँ। कुछ स्कीमें और हैं एमएसएमई सेक्टर की, वो आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करिएगा। कुछ स्कीमों का रिसर्च आप लोग खुद करिएगा, तो कई चीजें और निकल के आएंगी आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, अब क्या ये देख रहा है कि वीडियो तो एक ही दिख रहा है जैसे, और फिर आप इस पे जाइए, यहाँ की इसमें प्लेलिस्ट में, इसमें देखिए इकोनॉमी वाला जो होगा वहाँ पे सारे वीडियोस दिख जाएंगे। देखिए कहाँ पे है इकोनॉमी वाला, ये रहा इकोनॉमी ना, यहाँ पे सारे वीडियो पड़े हैं, इसको ओपन करिए, ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में चले जाइए। हाँ, अगला इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं लाइक डिजिटल इंडिया, डिजिटल का कैसे यूज होगा, और कुछ डिजिटल करेंसी हमने लिखने को दी थी, कुछ लोग लिखे हैं कुछ लोग नहीं, तो वो बताना है। कुछ योजनाएं बतानी है
एक आध दो ग्राफ बाकी हैं और कुछ मिसलेनियस पॉइंट और बाकी हैं और कुछ घटना चक्र के स्पेशल क्वेश्चंस। अब ये सब बाकी रह गए, लगभग मेजर पॉइंट्स कवर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बचा अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब रेल, रोड, एयर, पोर्ट, एनर्जी, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कवर हुआ। कुछ सर्विस सेक्टर की स्कीमें बतानी है थोड़ी बहुत। सर्विस सेक्टर वैसे मैंने बता रखा है, तो सर्विस सेक्टर के कुछ एग्जांपल देके इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कुछ स्कीमें जैसे NIP है, गतिशक्ति योजना है, इन सब के बारे में आप लोगों को बताना है। और कुछ एक आध टेस्ट होंगे बाद में और कुछ क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे। तो ये आगे आने वाले कुछ जो क्लासेस बची हैं, लगभग 8 क्लासेस बची हैं। काफ़ी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें जो बाकी हैं और बीच बीच में छूटी हुई, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी पढ़नी हैं। डायमेंशंस अभी और भी हैं इकोनॉमी में कि जो लिमिटेशंस ऑफ एक्चुअली में जितनी